Hello guys, welcome to Adda 24/7. Myself Ritika, your mentor for RBA Grade B and NABARD Grade A examinations. आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल वीडियो लाई हूँ आपके लिए, हाउ टू रिवाइज फुल ESI बिफोर एग्जामिनेशन. तो मैं ये जो बात करने वाली हूँ, ESI करंट अफेयर्स बिफोर फेज 1 और कुछ ऐसा कि आप जो फेज 2 है उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाएं पहले ही. ये हम डिस्कस करेंगे. पढ़ आप डेफिनेटली रहे हैं, लेकिन उसमें एक स्मार्ट टच देने के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ESI के बारे में बच्चे यूजुअली ये सोच लेते हैं कि फेज 2 में आना है. उनको पता है करंट अफेयर्स फेज 1 में आने हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास टाइम कम है, पढ़ना बहुत कुछ है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं. आप ऐसा ना करो, इसलिए वीडियो है. तो आज हम बात करते हैं आपकी इस ESI इस सब की वेटेज की. लेकिन उससे पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए. बहुत क्वालिटी कंटेंट, बहुत रेलेवेंट कंटेंट आपको मिलता है रेगुलेटरी बॉडीज़ एग्ज़ाम के लिए और इवन जो बैंक के SO एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी. तो एक आप कीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को. दूसरा, हमारी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कीजिए. फ्री कंटेंट हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं आपको, प्रैक्टिस क्विजेस, करंट अफेयर्स क्विजेस. उसके अलावा अगर आप कभी कोई कोर्स लेने का मन बनाते हैं, ऐप से लीजिएगा और नीचे कूपन कोड आ रहा है Y754, वो यूज़ कीजिए. अपने जो आपके नोन फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बताइए, क्योंकि अगर ऐप के थ्रू इस कूपन कोड को यूज़ करोगे कोई भी कोर्स परचेज करने में 77% तक का डिस्काउंट मिलेगा आपको. ठीक है, तो चलिए एक क्विक आपको ग्लांस दे देती हूँ वेटेज का, ताकि ना एक दिमाग में बैठ जाए कि मैं बताने क्या वाली हूँ आपको. देखिए, फेज 1 में ESI की वेटेज कहाँ आती है? GA सेक्शन में. तो 80 मार्क्स का GA, जिसमें से आराम से 25 मार्क्स आपका ESI ले जाता है. इससे ज़्यादा ही होगा, पर कंजर्वेटिवली 25 तो है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स, सोशल इशूज से रिलेट कर रही हैं, जो कि आप फेज 2 के लिए पढ़ते हैं. फेज 1 में भी काम आ रही है. फेज 2 में तो आपका 100 मार्क्स का पेपर है ESI का. अगर मैं डिवाइड करूं उस पेपर को, मैं ये ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव कंबाइंड कह रही हूँ. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ. ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का है, डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का. तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो करंट की वेटेज आती है 70 to 75 मार्क्स, हाई वेटेज है. स्टैटिक की 25 to 30 मार्क्स, ये आपकी ESI की वेटेज है. ठीक है, और उसके अंदर जो चीज़ें आनी है, अब हम ज़्यादा फोकस करेंगे करंट अफेयर्स पे फेज 1 से पहले. लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप टाइम निकाल पाएं तो वो भी आप फेज 1 से पहले कर लीजिएगा, ताकि आपको ये टेंशन ना रहे फेज 1 देते हुए कि अगर ये हो गया तो मेरे से कैसे होगा फेज 2, है ना. अगर नहीं होगा टाइम, तब भी अप्रोच आपके काम आएगी, ताकि आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही करें. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एवरेज स्कोर देखें जो फेज 2 में आया है बच्चों का. 300 मार्क्स होते हैं प्लस 75 मार्क्स का इंटरव्यू. ये मिला के ही आपकी सिलेक्शन आती है. जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ना, जो सिलेक्शन पाते हैं, इट इज़ आउट ऑफ 375. तो उसमें से जो 100 मार्क्स हैं आपके, बच्चे पूछते हैं ना मैम कौन सा सब्जेक्ट हाईएस्ट है, मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, हाईएस्ट मार्क्स देता है या क्या मुझे ज़्यादा करना चाहिए. तो मैं आपको बताती हूँ, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में एवरेज मार्क्स रहते हैं आपके 65. एवरेज कह रही हूँ, कुछ बच्चों के इससे ऊपर भी आए हैं. डेफिनेटली देयर आर स्टूडेंट्स जो 70 तक लेके गए हैं, और काफ़ी बच्चों के इससे कम भी आए हैं. ठीक है, 50-55 तो आते ही हैं बच्चों के. पर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको देता है 65 मार्क्स एवरेज. FM इज द सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, क्योंकि इसमें करंट उतना नहीं है, डायनामिक उतना नहीं है, और थोड़ा प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट कर सकते हो आप क्वेश्चंस को. तो 70 मार्क्स तक आपको ये देता है. बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत तमीज से प्रिपेयर करना चाहिए. अब आओ ESI पे. अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स, लेस ऑफ स्टैटिक. कितना दे रहा है आपको एवरेज मार्क्स? 60 आउट ऑफ 2. जो आपके बाकी पेपर हैं उसमें से ESI की फिर भी एवरेज मार्क्स कम है, क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है कि करंट अफेयर्स इतने सारे आ जाते हैं. उसके अलावा जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी हाइब्रिड नेचर के होते हैं. करंट और स्टैटिक का तड़का लगा होता है दोनों का उसमें. तो आपको अंडरस्टैंड करके उसको बहुत अच्छे से लिखना. आप सिर्फ करंट अफेयर्स करके आंसर नहीं लिख सकते. सिर्फ स्टैटिक लिखा आंसर लिखोगे तो दैट विल बी खिचड़ी विदाउट तड़का, है ना, कि खिचड़ी आपने डाल दी, उसमें तड़का लगाया नहीं, वो होगा अगर आप खाली स्टैटिक आंसर लिख के आओगे. तो बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए इसमें. तो ये एवरेज मार्क्स आते हैं बच्चों के, इससे डेफिनेटली ज़्यादा भी आए हैं, पर मैं आपको एवरेज बता रही हूँ क्या रहते हैं. अब इसको तो आप कहते हो ना क्या टारगेट करें, ये तो आपको टारगेट करना ही चाहिए इतना स्कोर. तो इससे ऊपर आएगा तो बहुत बेहतरीन होगा. अब हम देखते हैं कि मैम करना क्या है, ये बताइए. स्टेप 1, बी थरो विद द करंट अफेयर्स, गो थ्रू द करंट अफेयर्स वेरी वेल. ठीक है, स्कीम्स है जो आपकी, यहाँ थरो आना चाहिए था, थ्रू नहीं आना चाहिए था. गो थ्रू और बी थरो में मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने गलती कर दी. आप ऐसी गलती ना कीजिए. ठीक है, स्कीम्स है जो करंट अफेयर्स को हम डिवाइड करते हैं स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड देन करंट अफेयर्स, जो डेवलपमेंट्स है सिलेबस रिलेटेड. तो स्कीम्स का सोर्स है आपका PIB. न्यूली लॉन्च स्कीम्स और ओल्ड स्कीम्स कहाँ से करेंगे आप? 3 months to 6 months. 6 months से करना चाहिए आइडियली, जनवरी से जून, जुलाई में पेपर है.
PIB में जो स्कीम्स पुरानी आई हैं न्यूज़ में या जो नई लॉन्च की गई हैं वो आपको पढ़नी है। अगर किसी स्कीम को एक्सटेंड किया गया है, कोई नई स्कीम लॉन्च की गई है, महिला सम्मान पत्र आज जो अभी अनाउंस किए गए हैं वो हो रहे हैं, लाइफ मिशन मेंशन किया है बजट में, जो भी इस तरह की चीज़ें आती हैं वो आपको पढ़नी है। ठीक है जी। रिपोर्ट्स में आपको क्या पढ़ना है? रिपोर्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द सिलेबस, इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज। ऑल्दो इस बारी जो सोशल सेक्टर है, हेल्थ एजुकेशन, वो रिमूव कर दिया आरबीआई ने, लेकिन दैट डज नॉट मीन के सोशल जस्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है या ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है या जेंडर इश्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोई भी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो रिपोर्ट्स की वो जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, फाइनेंस एंगल जरूर आएगा, जहाँ पे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इवन पॉपुलेशन रिपोर्ट आती है जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी तो सिलेबस में है, ये आप कहाँ से करेंगे? बेस्ट होता है न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स से। और ये रिपोर्ट्स जो है नेशनल बॉडीज या इंटरनेशनल बॉडीज ने रिलीज की होनी चाहिए, स्टैचर वाली रिपोर्ट होनी चाहिए, मतलब जो रिलीजिंग बॉडी है वो ट्रस्टेबल बॉडी होनी चाहिए काफ़ी। बेसिकली जैसे एग्जांपल दूँ, IMF की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट, अगर कोई NGO है, जैसे प्रथम NGO की रिपोर्ट है एसर, हर साल आती है और काफ़ी लुक फॉरवर्ड करते हैं लोग उसको, तो वो भी आपको पढ़नी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा करंट अफेयर्स तो आपके जो सिलेबस से रिलेट करते हैं ये भी न्यूज़पेपर से आएंगे। टाइमलाइन मैंने लिखी है 3 months to 6 months। मैं सजेस्ट करूंगी रिपोर्ट्स और स्कीम्स तो आप 6 months ही कीजिए। करंट अफेयर्स में फिर भी आप 3, 4, 5 जितना आपको मैक्सिमम रिटेन हो पाए उतना कीजिए। ठीक है, अभी ये तो मैंने सोर्स बता दिया। मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, इफ़ यू आर रेफरिंग टू एनी मैगजीन जो कवर करती है ये सारी चीज़, जैसे PIB आपको कवर करके देती है कोई मैगजीन, सेशंस मैं लेती हूँ आपके और सेशंस कंडक्ट होते हैं, यूज़ देम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेंट सही मिलना चाहिए आपको बस पढ़ना है और ये पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये तो होगी आपकी करंट अफेयर्स की, जो आप करेंगे ही करेंगे, रेगुलरली करते रहो, रिविजन करते रहो। इसके बाद आप क्या करोगे? रिवाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर आप अभी टाइम निकाल सकते हैं बिफोर, लाइक आपका पेपर होने से अगर 20-25 डेज पहले आप समय निकाल सकते हैं, तो एक क्विक रिवीजन मार लीजिए इन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, क्योंकि यही वो चैप्टर्स हैं जिनमें से ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव और ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। यही वो चैप्टर्स हैं। मेरे से बार बार आप पूछते हो ना कि मैम वो टॉपिक्स, वो चैप्टर्स कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव के लिए, यही है वो चैप्टर्स। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ विच इंक्लूड्स आपका ग्रोथ, डेवलपमेंट, HDI भी आ जाता है इसमें, GDP, GNP, पावर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये भी स्कीम से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो जो BOP क्राइसिस आया था, हमारी ओपनिंग कैसे हुई, LPG रिफॉर्म्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, हर बार मॉनेटरी पॉलिसी पे तो क्वेश्चन आता ही है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो जो आपके इंस्टीट्यूशंस है IMF, वर्ल्ड बैंक, इनकी क्विक रिविजन कर लो ताकि ये पता हो कि हाँ मेरा कोर तैयार है। पेपर जब मेरा फेज 1 हो जाएगा, मेरे पास जो 21 डेज बचेंगे, मुझे सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपकी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ये भी अच्छी नहीं चल रही है, GA में बहुत कुछ है करने का, तो आप इसको होल्ड पे डालो, इसको लेकिन सेव करके रखो कि मेरा पेपर होते ही सबसे पहले शुरू के 3-4 दिनों में खत्म कर देना मुझे। ठीक है, और आप कीजिए इस पे फोकस। रिवाइज आप कैसे करेंगे? देखिए, आप जो भी पढ़ते हैं, मेरी सजेशन है उसके शॉर्ट नोट्स बना के रखिए अपने पास। शॉर्ट नोट्स नहीं अगर होंगे आपके पास, रिवीजन करने में ना पजल हो जाओगे, क्या क्या रिवाइज करूं, क्या क्या पढूं, कहाँ कहाँ से पढूं। खुद के नोट्स रखे हुए हैं, उठाना है, रिवाइज करना है। नोट्स बनाना अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कीप अ कंपाइलेशन। जैसे मैं अगर ESI 24/7 के सेशंस लेती हूँ आपके, तो PDF शेयर करती हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है ESI 24/7, ज्वाइन कर लो, नहीं किया तो। उन PDFs की कंपाइलेशन रखो और बार बार रीड करो। आपके पास एक ऑप्शन है, नोट्स बनाओ और उनको 5 बार पढ़ो। नोट्स नहीं बनाने हैं, डायरेक्ट नोट्स PDF से पढ़ना है, 10 बार पढ़ो फिर, क्योंकि याद तभी होगा जब बार बार पढ़ोगे। और प्रैक्टिस करते रहो, जितने क्विजेज हो सकते हैं, इतने सारे क्विजेज फ्रीली अवेलेबल है, आपके कोर्स में अवेलेबल है, हमारी ऐप पे फ्रीली अवेलेबल है। मैं इतने सारे सेशंस लाती हूँ, वो सारे क्विज लगाओ। आप ये समझो आपको करने हैं 80 क्वेश्चन फेज 1 में। आप अगर 800 क्वेश्चन भी पढ़ के जाते हो, याद करके जाते हो, बहुत सारे नंबर आपके वहीं से निकल के आएंगे। ठीक है, यही मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको ये बताने का कि आप इनको ध्यान रखिएगा प्लीज, इन चीजों को। तो अल्टीमेटली अगर मैं सम अप कर दूं, मैं हमेशा यही फॉर्मूला देती हूँ, रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। यू कैन नॉट थिंक ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन, कहीं ना कहीं फैक्चुअल है, चीजें रटनी पड़ेंगी आपको। तो आपको करना क्या है? बी चूजी। नो नीड टू कवर एवरीथिंग, सब कुछ मत कवर करो, जो बोला है चीजें इंपॉर्टेंट वही कवर करो। सब कुछ के चक्कर में आप खराब नहीं कर सकते चीजें। एंड वंस यू चूज, स्टिक टू इट।
एक बार चूज कर लिया तो बस वही करना है हमें, बार बार चेंज नहीं करना, यू हैव टू चूज योर बैटल्स। और एक बार कर ली चूज तो बस फिर फाइट करनी ही करनी है, ठीक है जी। तो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय एंड। आई रियली होप यू फाउंड दिस सेशन यूजफुल। अगर आपको सेशन यूजफुल लगा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको जल्दी मिलती रहूँगी बहुत सारे फ्रूटफुल सेशंस के लिए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।